जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। दोस्तों, यह इतिहास की दूसरी क्लास है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे और हम बात कर रहे थे आपके मध्यकालीन भारत की। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसकी थ्योरी को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था, यानी कि अरबी शासकों या जिन्हें हम मुस्लिम शासक बोलते हैं उनने भारत में आक्रमण किया था। तो दोस्तों देखो, आपको मैं बता दूं कि 600 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था अरब में। देखो, हम अभी अरबी शासकों की बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि अरब शासक कहाँ के थे, कैसे भारत में आए थे और क्यों आए थे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, 600 ईस्वी पूर्व यानी कि 600 ईडी में जो अरब वाला इलाका था वहाँ पर आपका इस्लाम धर्म का उदय हो गया था। तो जो अरब का इलाका था उसमें जैसे देखो दो इलाके थे अरब में। जो एक अरब प्रायद्वीप था, क्या था? अरब प्रायद्वीप। जो लोग इस अरब प्रायद्वीप वाले इलाके में रहते थे उन्हें तो हमने कह दिया कि यह क्या है, अरबी मुसलमान। अरबी मुसलमान, यही अरबी मुसलमान सबसे पहले भारत पर आए थे और इनने ही भारत पर आक्रमण किया था। और जो दूसरा इलाका था यह था तुर्क, यानी कि जो तुर्किस्तान है। जो लोग यहां रहते थे उनको हमने बोल दिया तुर्क मुसलमान। तुर्क मुसलमान, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अरब आक्रमण है ना, ये देखिए, जो यह भारत पर अरब आक्रमण है, सबसे पहले अरब मुस्लिम आक्रमण हुए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, देखो, अगर हम कहीं पर भी आक्रमण करते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो अरबी मुस्लिम आक्रमण हुए थे 712 ईडी में, उनके भी कुछ उद्देश्य थे भारत पर आक्रमण करने के। तो जो उनका उद्देश्य था दोस्तों, सबसे पहले था आपका जैसे कि धन धन को लूटना, और जो उनका धर्म था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, जो इराक का जो शासक था अल हज्जाज नामक शासक था, ठीक है। जो उसका जहाज होता है, एक समुद्री जहाज होता है, वह सिंध वाले इलाके में यानी कि भारत में पड़ता है। जो वह पहले, अब तो पाकिस्तान में है, पहले भारत का ही एक टुकड़ा था। जो इराक का शासक अल हज्जाज था, उसका जहाज क्या होता है, भारत के इलाके में आके उसकी लूटपाट हो जाती है, ठीक है। तो भैया, जो अल हज्जाज है वो जो जिस इलाके में उसका जहाज लूटा गया था वहाँ के राजा को बोलता है, आपका पत्र लिखता है कि भैया देखो, मेरा जो समुद्री जहाज है वह तुम्हारे इलाके में इसकी लूटपाट हुई है, तो जो भी इसकी भरपाई है वो आप करोगे, ठीक है। तो भैया देखो, ना ही हमने जहाज लूट रखा है तो हम उसकी भरपाई क्यों करें। तो वही रिप्लाई हमारे जो शासक था वहाँ का, सिंध वाले इलाके का, उनका नाम था राजा दाहिर। उन्हें रिप्लाई दिया कि भैया देखो, मैं इसकी भरपाई नहीं करूँगा। तो भैया देखो, अल हज्जाज को आ गया गुस्सा। अल हज्जाज ने अपने जो सैनिक था मोहम्मद बिन कासिम, इसको भारत भेजा। फिर यही उद्देश्य था उसका कि भैया जाओ, उसके इलाके में आक्रमण करो और अच्छी तरह से भरपाई लेके आओ। तो दोस्तों, कौन कौन से रीजन थे? सबसे पहला आपका
धन को लूटना और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और जो इन दोनों से भी इम्पोर्टेंट उद्देश्य था वो था अल हज्जाज का समुद्री जहाज़ हमारे भारत वाले इलाके में उसकी लूटपाट हो गई थी, उसकी भरपाई उसने राजा जो हमारे उस जिस इलाके में लूटपाट हुई थी उस इलाके का जो शासक था उससे बोला कि मुझे मेरे जहाज़ की भरपाई कर दो। तो उसने नहीं की। तो उसने अपने सैनिक को भेजा था कि जाओ भैया भारत पे जाओ, सिंध वाले इलाके पे जाओ और अच्छी तरह से भरपाई लेकर आओ। तो फिर उसने अपने जो सैनिक था या जो उसका गुलाम था उसको भेजा और उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम या अरबी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो कि सफल हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो सिंध वाला इलाका था उसमें आपकी 4 जगह थी, देवल, सहवाल, राजौर और ब्रह्मवाद। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने जो सिंध का इलाका था यानी कि रावर या जिसे हम रेवार बोलते हैं और जिसका नाम हमने रेवार का युद्ध दिया, उस युद्ध में सिंध के जो राजा था दाहिर की हत्या कर दी थी और सिंध पर अपना कब्जा कर लिया था। तो इसका उद्देश्य भी था, मैंने आपको बताया था, धन संपत्ति को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और जो इराक के जो शासक था अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूटा या उनके द्वारा लूटा जाना। और दोस्तों देखो मोहम्मद बिन कासिम ने ही 713 ईस्वी में मुल्तान यानी कि जो पाकिस्तान का ही एक पार्ट है उसमें आक्रमण किया था। और मुल्तान पर देखो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट बात है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया ना तो मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद ही मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। तो क्या नाम दिया था दोस्तों? स्वर्ण नगरी। किसे बोलते हैं? मुल्तान को। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले भारत में गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूला। क्या वसूला था? गैर मुसलमानों से जजिया कर। और 715 में हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। क्या हो जाती है दोस्तों? 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। दोस्तों मैं जरा टॉपिक से हटके जा रहा हूं। जो आपका एडी और बीसी है ना, यानी कि ईसा और जो ईसा पूर्व है वो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग करता होगा। जो हमारा बीसी है यानी कि इसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं और ये हमारा एडी है, इसे हम ईसा बोलते हैं और बीसी को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है, ठीक है, कि ये क्या, ये ईसा पूर्व क्या है और आपका ईसा क्या है। माना यह हमारा देखो एक ग्राफ है, जो हमारा टाइम का एक है, टाइम पीरियड का ग्राफ है। यहां पर हमारा 0 है, यहां पर प्लस का 1 2 3, यहां पर माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। और मान लेते हैं जो 0 है यहां पर हुआ था ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का क्या हुआ था यहां पर? जन्म। तो देखो दोस्तों अब ध्यान देना इस बात को, जो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे जो पहले का समय है, क्या देखो ईसा मसीह के पहले का समय है जो, उसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। और जो ईसा मसीह के बाद का समय है उसे बोलते हैं ईसा या एडी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हो जाती है मृत्यु। तो अब क्या आता है देखो, जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होती है ना, देखो दोस्तों, उसके बाद जो हमारा जो तुर्की मुस्लिम शासक थे ना, उनका आगमन होता है हमारे भारत पर। तो अब आ गए हमारे तुर्की मुस्लिम आक्रमण। और देखो दोस्तों, हमें पता है जो तुर्क तुर्क वाले जो शासक थे वो कहाँ के थे, इराक के थे। और जो ईरान था ना दोस्तों, जो ईरान वाला जो क्षेत्र था उसमें अब्दुल मलिक का शासन था, ठीक है। किसका शासन था? अब्दुल मलिक। और जब पुराने समय में क्या होता ना दोस्तों, जैसे कोई शासक है ना, वो अपने अनेकों दास रखता था जो उसकी सेवा पानी करें या उसकी जो गुलामी करें, जो भी था, उन्हें हम दास बोले या फिर हम उन्हें गुलाम बोले, हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही जो अब्दुल मलिक है ना, उसका गुलाम था अल्पतगिन। कौन था? अल्पतगिन। और अल्पतगिन का पुत्र होता है सुबक्तगिन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं यह, क्योंकि जो सुबक्तगिन है ना, वह सबसे पहले तुर्क आक्रमण था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। वो सफल नहीं रहा, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा सुबक्तगिन ने, ठीक है। और दोस्तों, जो अल्पतगिन था ना, अल्पतगिन ने जो गजनी नामक इलाका था, गजनी नामक इलाके में ना यामिनी वंश की स्थापना की थी। यह आपका इंपोर्टेंट है। गजनी नामक इलाके में क्या की थी? यामिनी नामक वंश की स्थापना की थी। अब अल्पतगिन का पुत्र होता है सुबक्तगिन। सुबक्तगिन ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, वो सफल नहीं रहा। उसके बाद जो सुबक्तगिन का पुत्र होता है महमूद गजनवी, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अधिकतर क्वेश्चन महमूद गजनवी से बनते हैं आपके। हमारा दूसरा टॉपिक है महमूद गजनवी। इसका परिचय देखो दोस्तों, 932 ईडी में अल्पतगिन नामक जो तुर्क सरदार था, इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो राजधानी थी आपकी गजनी, यानी कि जो अफगानिस्तान का इलाका है, जो गजनी है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। और 1977 ईडी में जो दामाद व मुसलमान सुबक्तगिन था, उसने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। मैंने जैसे आपको बताया था कि वह आक्रमण सफल नहीं रहा था, असफल रहा था। और तभी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान होगा आपका सुबक्तगिन। और उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो 1998 एडी में सुबक्तगिन का पुत्र महमूद गजनवी का शासन पीरियड आता है आपका। और यहां से आप जरा गौर फरमाइएगा, जो महमूद गजनवी की जो उपाधियां हैं, सुल्तान हम महमूद गजनवी को बोलते हैं, जो गाजी उपाधि है वह महमूद गजनवी की है, और मूर्ति भंजक की उपाधि भी महमूद गजनवी की है। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले सुल्तान किसने कहा था उसे, और गाजी की उपाधि उसे क्यों मिली थी, और मूर्ति भंजक की उपाधि उसे क्यों मिली थी। तो सबसे पहले आपका देखो सुल्तान है, महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि सबसे पहले अल कादिर बिल्लाह ने दी थी। किसने दी थी? नोट कर लीजिएगा, अल कादिर बिल्लाह। किसने दी थी? अल कादिर बिल्लाह ने। और गाजी और मूर्ति भंजक की उपाधि आपके आगे आएगी, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो देखो दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि जो महमूद गजनवी है या मोहम्मद गजनवी है, इसने हमारे भारत में 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और जो इसका उद्देश्य था ना, जो इसका पर्पस था, वह क्या था? लूटपाट करना, केवल धन को अर्पित करना। तो जो आपका जो प्रथम आक्रमण है जो महमूद गजनवी ने भारत में किया था, वो आपका
1000 ईस्वी में किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था वह 1000 ईस्वी में किया था, और वह सिंध के इलाके पे किया था, वही जो हमारा बॉर्डर का इलाका था। ठीक है। और जो दूसरा आक्रमण था आपका 1001 ईस्वी में किया था। देखो दोस्तों ना, मोहम्मद गजनवी ने 17 आक्रमण किए थे ना, तो हम 17 के 17 आक्रमण की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं ना, हम वही आक्रमण की चर्चा करेंगे यहाँ पर। फालतू जो आक्रमण थे उनकी चर्चा नहीं करेंगे हम। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो ये आक्रमण है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आक्रमण है, इनको तो आप पढ़ ही लीजिएगा। तो जो दूसरा आक्रमण है वह 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण ना मोहम्मद गजनवी और जयपाल के विरुद्ध हुआ था। इसमें जयपाल की हार हुई थी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट देखो, इसका 12वां आक्रमण है जो 1018 में हुआ था। यह आक्रमण हुआ था मथुरा में। कहाँ हुआ था? मथुरा में। और यहीं से ना महमूद गजनवी ने अपनी रणनीति चेंज कर ली थी। देखो, अब ध्यान से देखिएगा। पहले उसने देखो, पहले क्या कर रहा था, वो किसी जो जो राज्य था, राज्य में आक्रमण कर रहा था और राजा को हरा रहा था और उससे अब धन लूट रहा था। तो उसने दिमाग लगाया कि भैया देखो, ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग अपने पास कुछ नहीं रख रहे, धन संपत्ति जो आपकी धन संपत्ति है ना, वो अपने पास कुछ नहीं रख रहे हैं। राजा से उसको कम धन मिल रहा था। तो उसने दिमाग लगाया कि भैया ये अपनी जो मुझे सबसे अधिक धन कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको मंदिरों में, क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वह मंदिर पूजा पाठ में अपनी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। अपना जो चढ़ावा वगैरह है वो मंदिर में देते हैं, सोना चांदी जो भी है आपका। तो यहीं से उसने 12वें आक्रमण से उसने क्या किया, मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और जो भी मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वह सब उसने तोड़ना भी शुरू कर दिया। और इसी जो 12वां आक्रमण है ना मथुरा में, जो जब इसने मंदिरों की नगरी बोलते हैं मथुरा को, क्या बोलते हैं? मंदिरों की नगरी मथुरा। यहां उसने आक्रमण किया और जो भी धन धन था वह लूटा और मूर्तियों को उसने वहां तोड़ा। और यहीं से उसको मूर्ति भंजक की उपाधि मिली थी। देखो ना, मैं आपको कह रहा था ना कि मूर्ति भंजक, यह उसके 12वें आक्रमण से मिला था, 12th आक्रमण से मिला था, यानी कि जो मथुरा में हुआ था। ठीक है। और अगला उसका महत्वपूर्ण आक्रमण है, 16वां आक्रमण है उसका, 1025 में हुआ था। देखो मैंने कहा ना कि यहां से उसने मंदिरों में आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो उसने 16वां आक्रमण भी सोमनाथ मंदिर पर किया था, जो कि गुजरात में पड़ता है आपका। वहां से भी इसने धन धन लूटा। और अंतिम आक्रमण था उसका 1027 में, और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो दोस्तों, जो 12वां आक्रमण होता है ना इसका मथुरा में, मथुरा एक छोटी जगह है, ठीक है, मंदिर है यहाँ, ये मंदिरों की नगरी है, इसे मथुरा बोलते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मंदिरों की नगरी यानी कि हमारा मथुरा। और देखो मथुरा से बड़ा मंदिर है आपका सोमनाथ। सोमनाथ ये काफी बड़ा इलाका है और काफी बड़ा जो मंदिर है यहाँ पर। तो जब इसने यहाँ आक्रमण किया था ना गजनवी ने, तो वहां की जब मूर्तियां तोड़ी, यहां से उसको मिली थी मूर्ति भंजक की उपाधि। यहां भी उसने तोड़े थी मूर्तियां। लेकिन हम अगर एग्जाम में आएगा तो ये वाला लगाएंगे, जो महमूद गजनवी है उसको मूर्ति भंजक की उपाधि किस आक्रमण से मिली थी? वह आपके सोमनाथ में जब उसने आक्रमण किया था तब मिली थी, यानी कि 1025 में। जो मैंने पहले बताया था उसको आप मत लगा दीजिएगा, ये वाला लगाना 1025 में। ठीक है। अब जब जो अरब वाले जो इलाके में है ना, जो लोग रहते हैं, वो लोग काफी क्या होते हैं, बचपन से ही मतलब काफी आक्रमणकारी होते हैं। ठीक है। जब उनने भारत में आक्रमण किया ना, तो कुछ चीजें तो हमें सीखने को मिलेंगी। अब देखो विदेशी आते हैं, देखो अभी देखो ना, अभी जो हम प्रेजेंट टाइम में कुछ त्योहार मनाते हैं ना,
प्राचीन काल में वह त्यौहार नहीं बनाए गए थे। अब जब समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, कुछ न कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी और कुछ न कुछ चीज़ें हम उनको सिखाएंगे। तो ऐसे ही जब अरबी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो हमने क्या सीखा उनसे जब वो यहाँ आए थे। तो जो ऊँट पालन की प्रथा है ना दोस्तों, हमने अरब से ही सीखी थी। क्योंकि जो अरब वाला इलाका है ना, वो काफ़ी जो रेतीला टाइप का है, तो वहाँ ऊँट पालते थे। तो वो जब यहाँ आए तो वो ऊँट लाए अपने साथ। तो हमने ऊँट पालने की प्रथा कहाँ से सीखी थी? अरब शासक से। और जो खजूर की खेती होती है ना दोस्तों, वह भी हमने कहाँ से सीखी थी? अरब से। चलो, हमने अरब से तो कुछ सीख लिया। अब दूसरी बात है कि जो अरब आक्रमणकारी आए थे, उनने हमसे क्या सीखा? तो उनने हमसे सीखा जो दशमलव प्रणाली नहीं थी दोस्तों, हमसे सीखी हो ये मुसलमानों ने या जो आपके अरबी शासकों ने। और दूसरी बात देखो, जो अरबी शासक थे ना, उनको समुद्री चीज़ों की काफ़ी जानकारी थी, या जो समुद्री जहाज़ों की, ठीक है। तो हमने जो समुद्री जानकारी है अरबों से हमने सीखी थी, अरबी शासकों से। और दूसरा है जो मानसून शब्द है, वो भी हमने अरबी शासकों से ही सीखा था। ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या क्या पता एग्जाम में पूछ दे कि खजूर की खेती हमने कहाँ से सीखी थी, या ऊँट पालन की प्रथा हमने कहाँ से सीखी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि अरबी शासक ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तब ये प्रथा आई थी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो मोहम्मद गौरी है, उसका पुत्र होता है मोहम्मद गौरी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका अध्याय 3 है मोहम्मद गौरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको भी। कुछ टॉपिक है ना दोस्तों इतिहास के, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आधे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो मोहम्मद गौरी देखो, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान यानी कि जो पाकिस्तान में है, वहाँ अधिकार कर लिया था। देखो दोस्तों ना, हमने इससे पहले बात की थी, जैसे मोहम्मद गौरी ने 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम सीधे 1175 में आ गए थे। जो बीच का जो टाइम पीरियड है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। आक्रमण उसमें भी किया था, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा वो इतिहास की तुलना में। देखिए, मुल्तान में आक्रमण करने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने कन्नौज में आक्रमण करने के उद्देश्य से गुजरात में आक्रमण किया था। क्योंकि जो कन्नौज वाला इलाका है, जैसे नक्शा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे नक्शा है ना, ये जैसे यहाँ पर आपका पाकिस्तान है मुल्तान। अब कन्नौज जैसे यहाँ पड़ता है ना, तो वहाँ सीधे सीधे जब उसने आक्रमण करना है ना, तो वो सबसे पहले कहाँ आक्रमण करता है? गुजरात में। तो पहला आता है देखो आपका अनहिलवाला का प्रथम युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप इसको। अनहिलवाला का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। तो देखो, यह युद्ध गौरी व गुजरात के शासक, जो गुजरात के इलाके में जब उसने आक्रमण किया था, जो उसके शासक थे भीमदेव द्वितीय के मध्य हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी हुआ था, उसकी हार हुई थी, और हमारे जो शासक थे भीमदेव द्वितीय, वो जीत गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी है वह अपने इलाके में चला गया वापस हार के, ठीक है। अब फिर आता है वो 1191 में। जो ये विदेशी थे ना दोस्तों, इनमें एक प्लस पॉइंट क्या था बताया आपको? ये साला हार नहीं मानते थे। देखो, यहाँ हार गया वो, फिर यहाँ भी हारता है, भी फिर जाता है, भागता है यहाँ से, और फिर आता है, और फिर जीतता है वो। तो जब तक जीते ना तब तक वो हार नहीं मानते हैं। ये इनमें प्लस पॉइंट था, और इसी कारण इनने इतिहास रचा। तो देखिए आप, अनिलवाला का प्रथम युद्ध में वह हार जाता है, फिर वह चले जाता है, भाग जाता है। फिर आता है दोबारा भारत में 1191 में, और तब एक युद्ध लड़ता है, तराई का प्रथम युद्ध, ठीक है। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान जीतते हैं और गौरी हार जाता है, फिर वह भाग जाता है, ठीक है।
और फिर आता है वो भारत 1192 में, और फिर लड़ता है तराई का दूसरा युद्ध। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। अब यहाँ से वो अपना आधिपत्य जमाता है। फिर उसके बाद देखो 1194 में वह यह एक युद्ध और लड़ता है, उसका नाम है चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच होता है, और जयचंद्र को वह हराता है। अब यहाँ पे तो वो उफान में आ गया ना, इस युद्ध को जीत गया तो अगला युद्ध तो फिर जीतेगा ही जीतेगा। और फिर उसके बाद आता है ना वो देखता है कि भैया जब मैंने पहला युद्ध किया था अंजनवाला नामक स्थान पर 1178 ईस्वी में, वहां मैं हार गया था। अब साला मैं वहीं जाता हूँ, और वहीं जाता है वो। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने भीमदेव को पराजित कर दिया था, इसमें भी जीत जाता है वो मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो अपने टाइम पीरियड में ना मोहम्मद बिन गौरी भी एक गजब का शासक था। और देखिए दोस्तों ना, एक चीज आप नोट करिए, जो मोहम्मद बिन गौरी है ना, या जो मोहम्मद गौरी है, सॉरी बिन में वैसे लगा दे रहा हूं, वो कासिम का याद आ रहा है मुझे। जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने ही लक्ष्मी आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। लक्ष्मी आकृति युक्त सिक्के, आकृति युक्त सिक्के किसने जारी किए थे? मोहम्मद गौरी ने। ये नोट कर लीजिएगा आप, लक्ष्मी आकृति युक्त सिक्के किसने जारी किए थे? गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने। हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भी एक तुर्की शासक था, तुर्की मुसलमान था। तो मोहम्मद गौरी ने भी ना अपने गुलाम रखे थे। मतलब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की तुलना में। और एक चीज और नोट कीजिएगा आप, भारत पर सबसे पहले जो अरबी आक्रमण हुए थे, या जो मुसलमानों ने जब आक्रमण किया था, इसकी जो जानकारी ना हमें कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है आपके अली अहमद की चचनामा नामक पुस्तक से। देखो भारत पर पहले सफल की बात कर रहा हूं, सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? चचनामा जो पुस्तक है, किसने लिखी है चचनामा पुस्तक? अली अहमद। जो अली अहमद की चचनामा पुस्तक है, उस पुस्तक से हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत पर सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। जैसे कि आपका मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद आपके तुर्की शासक आते हैं, तो इसी बुक से हमें जानकारी मिलती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, वह होगा आपका दिल्ली सल्तनत पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं कि एग्जाम की तुलना में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और पहले हम फटाफट क्या करते हैं दोस्तों, जो थ्योरी का पोर्शन है उसे कंप्लीट कर लेते हैं ना। उसके बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जो आपके पिछले या विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो दिल्ली सल्तनत में। थैंक यू।